सीटेट और टेट की तैयारी में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का सेक्शन सबसे ज्यादा डराता है, और उसमें भी ये 3 नाम पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इनके सिद्धांत आपस में ऐसे उलझते हैं कि समझ ही नहीं आता कौन क्या कह गया। अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनटों में ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज हम इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों का सिर्फ रिवीजन नहीं करेंगे, बल्कि एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये सिद्धांत क्लासरूम में असल में दिखते कैसे हैं, ताकि परीक्षा में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल, चाहे सीधा हो या घुमाकर पूछा गया हो, वो गलत ना हो। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरे और मजेदार चर्चा को शुरू करते हैं। हम एक एक करके तीनों की मुख्य बातों को समझेंगे, फिर उनके बीच के सबसे बड़े अंतर को जानेंगे, और अंत में एक ऐसी ट्रिक भी होगी जिससे ये सिद्धांत हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो अगर आपके हाथ में नोटबुक और पेन है तो ये एकदम सही मौका है नोट्स बनाने का। तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे से। इनके बारे में सबसे आम बात जो सुनने को मिलती है वो ये है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपनी दुनिया की खोज खुद करता है। पर इसका मतलब क्या है? क्या वो सच में लैब कोट पहनकर घूम रहा है? नहीं, लैब कोट पहनकर तो नहीं, लेकिन उसका जो दिमाग है वो एक वैज्ञानिक की तरह ही काम करता है। पियाजे का मानना था कि बच्चे खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम ज्ञान भर दें। वो अपने अनुभवों से, अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करके अपनी समझ खुद बनाते हैं। इसीलिए उन्होंने बच्चों के सोचने के तरीके के विकास, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं या स्टेजेस बताई, जो उम्र के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज से शुरू करते हैं, जन्म से लेके 2 साल तक। पहली अवस्था है सेंसोरी मोटर स्टेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंसेस और मोटर स्किल्स। इस उम्र में बच्चा अपनी 5 इंद्रियों, मतलब छूना, देखना, सुनना, और अपनी शारीरिक क्रियाओं जैसे पकड़ना, मुंह में डालना, चलना, इन सबसे दुनिया को समझता है। उसके लिए दुनिया वही है जिसे वो महसूस कर सकता है। तो इस दौरान उसके दिमाग में सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है? मतलब ऐसा क्या होता है जो एक 6 महीने का बच्चा नहीं समझता पर एक 2 साल का बच्चा समझने लगता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे बड़ा बदलाव आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। शुरू में बच्चे के लिए होता है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अगर कोई चीज उसे दिख नहीं रही तो मानो वो दुनिया में है ही नहीं। लेकिन लगभग 8-9 महीने का होते होते वो ये समझने लगता है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने से हटा भी दी जाए तब भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। अच्छा, तो क्या ये वही वजह है कि छोटे बच्चे पीकाबू या छुपन छुपाई का खेल खेलने में इतना खुश होते हैं? क्योंकि उनके लिए तो चेहरा सच में गायब होकर वापस आ जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही ऑब्जेक्ट परमानेंस का जादू है। खिलौना छिपाने पर उसे ढूंढना या माँ के कमरे से बाहर जाने पर रोना, ये सब इसी समझ के विकसित होने का संकेत है। ये तो काफी दिलचस्प है। अब दूसरी स्टेज पर आते हैं जो 2 से 7 साल तक होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, इस स्टेज में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है और बच्चे कल्पना की दुनिया में जीने लगते हैं। इसे प्रतीकात्मक खेल या प्रिटेंड प्ले कहते हैं, जैसे एक रिमोट को फोन बनाकर बात करना या दुपट्टे को साड़ी बनाकर टीचर टीचर खेलना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कमी होती है लॉजिकल सोच की। और मुझे लगता है इसी वजह से इस स्टेज की 2 खास बातें हैं जिनके बारे में बहुत सवाल आते हैं, ईगोसेंट्रिज्म और सेंट्रेशन। बिल्कुल, ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है अहं केंद्रिता। बच्चा दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि दूसरे का नजरिया या पसंद उससे अलग हो सकती है। जैसे उसे लगता है कि अगर उसे कार्टून देखना पसंद है तो उसके पापा को भी ऑफिस से आकर न्यूज़ की जगह कार्टून ही देखना चाहिए। एकदम सही। और एक टीचर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। जब क्लास में कोई बच्चा अपनी चीज शेयर नहीं करता तो वो जानबूझकर स्वार्थी नहीं बन रहा। वो ईगो सेंट्रिज्म की वजह से ये सोच ही नहीं पा रहा कि दूसरे बच्चे को भी वो खिलौना चाहिए होगा। ये कोई व्यवहार की समस्या नहीं है, ये विकास की एक अवस्था है। और सेंट्रेशन का क्या मतलब है? सेंट्रेशन का मतलब है किसी चीज के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देना। जैसे अगर आप 2 बराबर ग्लास में पानी लें और फिर एक ग्लास का पानी एक लंबे और पतले ग्लास में डाल दें, तो बच्चा कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। वो सिर्फ पानी की ऊंचाई देख रहा है, बर्तन की चौड़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा। इसी वजह से वो कंजर्वेशन यानी संरक्षण का सिद्धांत नहीं समझ पाता। ठीक है, तो लॉजिक की कमी है। ये लॉजिक कब आना शुरू होता है? ये आता है तीसरी स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो 7 से 12 साल तक चलती है। अब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के बारे में जो ठोस हैं, जिन्हें वो देख या छू सकता है। इसीलिए इसका नाम कॉन्क्रीट ऑपरेशंस है। अब वो समझ जाएगा कि लंबे और चौड़े ग्लास में पानी की मात्रा बराबर है। वो चीजों को क्रम में लगाना, क्लासिफाई करना, ये सब सीख जाता है। और दूसरों के नजरिए को भी समझने लगता है, यानी ईगोसेंट्रिज्म कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर आती है चौथी और आखिरी अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 12 साल के बाद शुरू होती है। यहां बच्चे की सोच में सबसे बड़ा उछाल आता है। अब वो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी लॉजिकली सोच सकता है, जैसे ईमानदारी, न्याय या गणित में एक्स की वैल्यू निकालना। वो परिकल्पना हाइपोथेसिस बना सकता है और समस्याओं को सिस्टमैटिक तरीके से सुलझा सकता है। क्या इस स्टेज में भी किसी तरह का ईगोसेंट्रिज्म बचा रहता है? क्योंकि किशोरों का व्यवहार कभी कभी बड़ा अजीब होता है। हाँ, एक अलग तरह का। इसे एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसमें 2 चीजें दिखती हैं।
एक है इमेजिनरी ऑडियंस, किशोरों को लगता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं, उन्हीं को जज कर रहे हैं। और दूसरा है पर्सनल फेबल, उन्हें लगता है कि वे बिल्कुल यूनिक हैं, उनकी भावनाएं कोई नहीं समझ सकता और उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा वाली सोच। इसी वजह से किशोरों में रिस्क लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है, तो पियाजे ने हमें बच्चे के दिमाग के अंदर का एक तरह से नक्शा दे दिया, लेकिन बच्चा एक खाली कमरे में तो बड़ा नहीं होता, उसके आसपास लोग होते हैं, एक समाज होता है, संस्कृति होती है। इस नक्शे में समाज कहाँ फिट होता है? मुझे लगता है पियाजे की थ्योरी में ये एक कमी सी लगती है। आपने वो सवाल पूछा है जिसने एक पूरी नई थ्योरी को जन्म दिया, और इसी कमी को लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी से पूरा किया। जहां पियाजे बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते थे, वहीं वाइगोत्स्की बच्चे को एक सामाजिक प्राणी मानते थे, जिसका विकास उसके समाज और संस्कृति के बिना हो ही नहीं सकता। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? दो कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी हैं। पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट में ZPD। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? ये उसका आज का लेवल है। सबसे बाहर वाले गोले में वो काम है जो वो अभी किसी की मदद से भी नहीं कर सकता, वो उसकी पहुंच से बाहर है। और बीच वाला गोला? वही बीच वाला गोला ZPD है। ये वो दायरा है जहां जादू होता है, जहां सीखना होता है। ये वो काम है जो बच्चा अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी ज्यादा जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है। ये मदद किसी टीचर, माता पिता या किसी दोस्त से भी मिल सकती है। वाइगोत्स्की के अनुसार असली सीखना इसी ZPD में होता है। मतलब ZPD एक बच्चे के जो वो कर सकता है और जो वो सीख सकता है के बीच का एक पुल है। बिल्कुल। और जो मदद इस पुल को पार करने में दी जाती है, वही वाइगोत्स्की का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्कैफोल्डिंग। हिंदी में इसे मचान या सहारा देना कहते हैं। स्कैफोल्डिंग वो अस्थायी मदद है जो एक मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब MKO, यानी कोई भी जो बच्चे से ज्यादा जानता हो, वो बच्चे को देता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो साइकिल सिखाने वाला है ना? हाँ, वो सबसे अच्छा उदाहरण है। जब कोई बड़ा बच्चे को साइकिल सिखाता है तो पहले पीछे से सीट पकड़ कर रखता है। ये स्कैफोल्डिंग है। जैसे जैसे बच्चा संतुलन बनाना सीखता है, पकड़ने वाला अपनी पकड़ ढीली करता है और फिर हाथ हटा लेता है। ये मदद अस्थायी थी, जो सिर्फ तब तक दी गई जब तक बच्चे ने वो स्किल सीख नहीं ली। क्लासरूम में भी टीचर यही करता है, शुरू में ज्यादा हिंट्स देता है, फिर धीरे धीरे उन्हें कम कर देता है। तो पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक अकेले खोज करता है, जबकि वाइगोत्स्की का बच्चा समाज के साथ दूसरों की मदद से सीखता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। चलिए, अब हमने ये समझ लिया कि बच्चा सोचता कैसे है और सीखता कैसे है, पर एक और बहुत जरूरी सवाल है, वो सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखता है? और ये सवाल हमें हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के पास ले जाता है। कोहलबर्ग का फोकस संज्ञानात्मक या सामाजिक विकास पर नहीं, बल्कि नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट पर था। वो पियाजे के काम से काफी प्रभावित थे और जानना चाहते थे कि समय के साथ बच्चों की सही गलत की समझ कैसे विकसित होती है। उन्होंने भी पियाजे की तरह कुछ लेवल्स या स्टेजेस दिए थे ना? हाँ, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क मतलब मॉरल रीजनिंग के 3 स्तर बताए और हर स्तर के अंदर 2 अवस्थाएं हैं, तो कुल मिलाकर 6 अवस्थाएं हुई। पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। यहाँ नैतिकता का कंट्रोल बाहरी होता है। बच्चे सही गलत का फैसला सजा और इनाम के आधार पर करते हैं। मतलब चॉकलेट मिलेगी तो अच्छा काम है और डांट पड़ेगी तो बुरा काम है। बिल्कुल। स्टेज 1 है सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना, और स्टेज 2 है लेन देन का भाव। तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। यहाँ नैतिकता स्वार्थ पर आधारित है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक लेवल हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है दूसरा स्तर, कन्वेंशनल मोरालिटी यानी पारंपरिक नैतिकता। ये किशोरावस्था और अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। यहाँ व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों को अपना लेता है। स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल वाली। यहाँ अच्छा व्यवहार इसलिए किया जाता है ताकि दूसरों की नजरों में अच्छा बना जा सके, तारीफ मिले। मुझे लगता है ये स्टेज कुछ लोगों के लिए कभी खत्म ही नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं समझ गई, यहाँ पहचान समाज से जुड़ी है। सही कहा आपने। और स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर की। यहाँ व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देता है। नियम इसलिए मानने हैं क्योंकि वे नियम हैं। अगर सब नियम तोड़ने लगेंगे तो समाज में गड़बड़ी हो जाएगी। ज्यादातर लोग इसी स्टेज तक पहुंच पाते हैं। तो फिर सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है जहां कम लोग पहुंच पाते हैं? किसी स्टेज में पहुंचने वाले की संख्या कम होती है, और कोहलबर्ग ने ऐसा माना है कि 50 साल की उम्र तक 10% से ज्यादा लोग उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो है तीसरा स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी यानी उत्तर पारंपरिक नैतिकता। यहाँ व्यक्ति की नैतिकता समाज के नियमों से भी ऊपर उसके अपने सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। स्टेज 5 में व्यक्ति समझता है कि कानून समाज की भलाई के लिए है, लेकिन अगर कोई कानून मानवाधिकारों का हनन करे तो उसे बदला जाना चाहिए। और सबसे ऊंची स्टेज 6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की। यहाँ व्यक्ति न्याय, समानता और इंसानी वकार जैसे सिद्धांतों के लिए खड़ा होता है, भले ही इसके लिए उसे कानून के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। गांधी जी या नेल्सन मंडेला जैसे लोग इस स्टेज का उदाहरण है। वाह,
तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जिसका इंतजार सब कर रहे हैं। अगर परीक्षा में इन तीनों को एक साथ रखकर कोई सवाल आ जाए तो इनके बीच का मुख्य अंतर एक लाइन में कैसे याद रखें? ये सबसे जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप 3 अलग-अलग लेंस से एक बच्चे को देख रहे हैं। पियाजे, इनका लेंस बच्चे के दिमाग पर फोकस करता है। वो ये बताते हैं कि बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता कैसे विकसित होती है। उनका बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। कीवर्ड कॉग्निटिव। वाइगोत्स्की, इनका लेंस बच्चे के समाज और संस्कृति पर फोकस करता है। वो बताते हैं कि बच्चा दूसरों की मदद और सामाजिक संपर्क से कैसे सीखता है। उनका बच्चा एक सामाजिक शिक्षार्थी है। कीवर्ड सोशल। कोहलबर्ग, इनका लेंस बच्चे की नैतिकता और ज़मीर पर फोकस करता है। वो बताते हैं कि बच्चा सही और गलत के बारे में अपनी समझ कैसे विकसित करता है। उनका बच्चा एक नैतिक दार्शनिक है। कीवर्ड मॉरल। कमाल है। पियाजे दिमाग, वाइगोत्स्की समाज और कोहलबर्ग सही गलत। कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल। इससे आसानी हो सकता। और अब वो वादा जिसे हमने शुरू में किया था, इन सारी स्टेजेस को हमेशा के लिए याद रखने की कोई ट्रिक? बिल्कुल। पियाजे की 4 अवस्थाओं के लिए आप एक सिंपल एक्रोनिम याद रख सकते हैं। SPCF। S सेंसरी मोटर, P प्री ऑपरेशनल, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F फॉर्मल ऑपरेशनल। बस ये क्रम याद रखिए। SPCF, स्मार्ट पीपल कांट फेल। स्मार्ट पीपल कांट फेल, ये तो बहुत बढ़िया है। SPCF। और कोहलबर्ग के 3 स्तरों के लिए वो काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कोहलबर्ग के 3 स्तरों के लिए एक बच्चे के बड़े होने की कहानी सोचिए। पहला, प्री कन्वेंशनल। एक छोटा बच्चा जो सिर्फ अपनी सोचता है। मैं चॉकलेट नहीं चुराऊंगा वरना मम्मी डांटेंगी। ये सजा का डर है। या अगर मैंने टॉफी शेयर की तो दोस्त मुझे अपना खिलाना देगा। यह स्वार्थ है। दूसरा, कन्वेंशनल। वही बच्चा बड़ा होकर समाज में फिट होना चाहता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। यह समाज की नज़र में अच्छा बनना है। और मैं ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ूंगा क्योंकि यह कानून है, ये नियमों का पालन है। और तीसरा, पोस्ट कन्वेंशनल। जब वो बहुत समझदार हो जाता है तो वो अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होता है। मैं किसी ऐसे कानून का विरोध करूंगा जो इंसानी अधिकारों के खिलाफ हो, भले इसके लिए मुझे सजा क्यों ना मिले। यह सार्वभौमिक सिद्धांत है। इस कहानी से आपको तीनों स्तरों का मूल भाव हमेशा याद रहेगा। वाह, SPCF और ये कहानी अब तो भूलना नामुमकिन है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग तीनों बाल विकास को अलग अलग लेकिन बेहद जरूरी नजरियों से देखते हैं। एक बच्चे को एक स्वतंत्र खोजकर्ता के रूप में देखता है, दूसरा उसे सामाजिक प्राणी के रूप में और तीसरा उसे एक नैतिक विचारक के रूप में। और अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूं। क्या ये संभव है कि असल जिंदगी में ये तीनों सिद्धांत अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ काम करते हैं? एक बच्चा क्लासरूम में एक मुश्किल सवाल हल कर रहा है। उसका दिमाग पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में है। वो टीचर की मदद मतलब स्कैफोल्डिंग ले रहा है जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। और वो नकल न करने का फैसला करता है जो कोहलबर्ग की नैतिकता है। इस पर सोचिएगा। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। अगर आपको ये विश्लेषण मददगार लगा तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सीटीईटी या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें।